अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 6 हिस्सा नंबर 2। वापसी पर इंतहाई करीब से एक बंदे ने गाड़ी को ओवरटेक किया तो बचाते हुए मोहत की गाड़ी दूसरी गाड़ी से हल्की सी रगड़ खा गई और उस पर सवार ड्राइवर ने जरा आगे जाकर गाड़ी रोक दी। टू हेल विद। मोहत बनाया हुआ गाड़ी से निकला था। मोहत दफा करो, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। महरमा इसे रोकती रह गई। अगली गाड़ी में एक लंबा तड़ंगा खुश शक्ल आदमी बाहर निकला। मोहत तेज अंदाज में कुछ देर उसे सुनाता रहा। इस आदमी का अंदाज माजरत ख्वाह ना था, मगर इसकी मोहत की गाड़ी और अगली नशिस्त पर बैठी महरमा पर बार बार पड़ने वाली निगाह। महरमा ने बेसाख्ता अपना क्लच उठाकर चेहरे के आगे रख लिया। इसे ख्याल आया, साइड मिरर से ये गाड़ी काफी दूर से इनके पीछे आती दिखाई दे रही थी। मोहत इसी गुस्से में आकर गाड़ी में बैठा। हो गई गाड़ी ठीक? महरमा ने तहम्मुल से पहला सवाल किया। मोहत ने तेवरी चढ़ाई। अभी कराऊंगा जाकर। फिर ठटका, क्या मतलब? मैंने सोचा जाकर इतनी मगजमारी करके आए हो, अपना गुस्सा निकाला है, शायद इससे गाड़ी का नुकसान ठीक हो गया हो। वो कमाल इत्मीनान से बोली। मोहत ने इसे घुरते हुए सनग्लासेस आंखों पर चढ़ाए और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। वैसे काफी देर से ये गाड़ी हमारे पीछे थी, महरमा ने इसे बताया तो वो चौंका। तुमने नोटिस नहीं किया? वो बार बार हमारी गाड़ी को देख रहा था। महरमा ने अपनी बात में वजन पैदा करने की कोशिश की। वो गाड़ी के पिछले दरवाजे पर पड़ी खराशियों को देख रहा था। मोहत ने इसका ध्यान बटाया। देख तो रहा था ना, वो तकाफुर से बोली। एक तो तुम औरतें भी ना। मोहत ने बड़बड़ाते हुए स्टीयरिंग घुमाया तो वो चीख उठी। क्या कहा? औरतें? हाँ तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेती। वो गाड़ी बड़ी सड़क पर ले आया। औरत किसे कह रहे हो तुम बार बार? महरमा ने दांत किचकिचाए। तुम्हें कह रहा हूँ भाई, और कौन है यहाँ? वो हैरान हुआ। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? लड़की और औरत का फर्क नहीं मालूम? वो इस पर बरसी। बस इतना ही पता है, लड़की लाम से शुरू होता है और औरत आइन से। वो कहते हुए हंस दिया था। महरमा मुंह फैलाए खिड़की के शीशे से बाहर देखने लगी। गाड़ी चलाते हुए मोहत अफंदी के होंठों पर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। जरनिगार ने पक्का इरादा कर लिया। इस दुनिया ने वकार अफंदी का दिल दुखाया था, इसके अपनों ने दुखाया था, मगर वो वजह नहीं बनेगी। मगर वकार अफंदी ने इसका दोबारा एतबार नहीं किया था और एक रोज चुप करके आंखें मूंद ली। वो रोई, बल्कि जमीन आसमान हिला डाले बयान कर करके। गले में खराशे पड़ी, आवाज बैठ गई, आंखों के सोते खुश्क पड़ गए, मगर दुख हल्का होने में ना आता था। वो पुरजोश जज्बाती मोहब्बत करने वाला इंसान आज मनो तले मट्टी में जाने की तैयारी कर रहा था। तो हरारत से पर ये सीना कभी नहीं मिलने वाला था। ये जज्बों से पुर आंखें, मोहब्बत से पुकारने वाली आवाज, या अल्लाह। तो अब सारी उम्र इस आवाज को तरसने वाली थी वो। नुमैर, अपने बाबा को छुपा लो नुमैर, ये लोग ले जाएंगे इन्हें और फिर तुम कभी इनको देख नहीं पाओगे। इन्हें कहीं छुपा दो। इसकी बातें औरतों का दिल चीर रही थी। आज मेरी बादशाहत खत्म हो गई वकार अफंदी, मेरा खेल खत्म हो गया। खुद मर के मुझे मट्टी कर गए हो वकार, और अपने बच्चे को यतीम। मगर जाने वाले कभी लौट कर आए हैं क्या? हजारों लाखों आवाजें दो, बैन करो, सीना पीटो, अब नहीं अगली मंजिल की फिक्र। ये दुनिया तो तुम लोगों के लिए छोड़ दी अब इन्होंने। जरनिगार ने मुट्ठी में दबी पर्ची को देखा। इस पर अफंदी हाउस का फोन नंबर लिखा था, मगर जरनिगार ने किसी को भी इतला ना दी थी। एक कब्र ही की निशानी तो रह गई थी वकार अफंदी। वो लोग तो मुझे तुम्हारी कब्र पर भी ना जाने देंगे, और माँ बाप के सारे दुखों, सारे आंसुओं का गवाह नुमैर अफंदी तड़प तड़प कर रो दिया। इंतहाई गैर मुतवक्का तौर पर तलाल की मम्मा इससे मिलने आई तो इत्तफाकन तलाल भी साथ था। महरमा जो तलाल की नाराजगी का सोच सोच कर आदी हो रही थी, ठंडी पड़ गई। अच्छा तरीका सोचा है तलाल भाई ने मिलने का आपी। मलाहा ने महरमा को बताया तो तज़ीन ने महफूज कुल नजरों से महरमा की उड़ी रंगत देखी। वो चाय लेकर ड्राइंग रूम में गई तो वहाँ का माहौल खुशगवार पाया। खवातीन आपस में बातों में मसरूफ थी और ताईजान साथ साथ दामाद से भी एक आध बात कर लेती। अभी तलाल की मम्मा अंदर ही थी जब वो चाय पीकर बाहर लॉन में चला आया। जाए ना आपी, अभी अबू लोग ऑफिस से नहीं आए। एक मुलाकात तो बनती है ना, इनकी इतनी बहादुरी पर घर तक चले आए हैं। मल्लाहा और फरजीन ने इसका पीछा ले लिया था। आगा जान तो अपने कमरे में है ना, महरमा ने याद दिलाया। इसके होंठों पर भी बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जैसे चाहने वाला जान जुखों में डालकर आया हो। बस वैसा ही तफाकुर महसूस हो रहा था। अच्छा, जाके तलाल भाई को अंदर ले आए आगा जान से मिलाने के लिए। ये तो कर सकती है ना? हाँ,
ये हो सकता है, वो खिलखिला दी। 2-4 सेल्फियां भी ले लेना इसी बहाने। मलाहा ने आईफोन जबरदस्ती से इसके हाथ में थमाते बाहर की तरफ धकेला था। वो लॉन में टहलता हुआ दूसरे सिरे पर गया, पलटा तो महरमा को आहिस्ता रवी से आते देखा। वो तेज कदमों से इसके मुकाबिल आया था। महरमा ने बड़ा फरोख्ता होकर इसे देखा। तुम्हारे आज के अंदाज को क्या समझूं महर? ये रिश्ता निभाने का कौन सा तरीका है? वो लफ्जों को चुबाकर बोला। महरमा ने गहरी सांस भरी। तुम अपने अंदाज पर भी गौर करते तलाल? मैं? वो जैसे हैरत जरा सा हो गया। मुझे गौर करना चाहिए था। फिर वो कराकर बोला, और इस शख्स ने जो बेहूदगी मेरे साथ की थी वो बुला दी है तुमने, इसलिए इसके साथ निक मनाई जा रही थी। आगा जान ने कहा था मुझे इसके साथ जाने के लिए तलाल। वो तहम्मुल से बोली। तुमने जो भी कुछ रेस्टोरेंट में कहा वो मोहत के लिए अमल का मुंह तोड़ जवाब था। फिर अब यह गुस्सा क्यों? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता महर कि तुम उस शख्स के साथ नजर आओ। वो जज्बाती होने लगा। ओके ठीक है, बात खत्म बस। महरमा ने जैसे कुछ तय कर लिया था। तलाल ने गहरी नजरों से इसे देखा और फिर इसके हाथ में थामे आईफोन को। नया मोबाइल ले लिया तुमने? तलाल की बात सुनकर महरमा का दिल हलक तक आया। अभी अभी इसे ठंडा किया था और यहाँ फिर से गर्मा गर्म टॉपिक खुलने वाला था। हाँ, इसका अंदाज मुबहम था। झूठ वो बोलना नहीं चाहती थी और सच सुनना और बर्दाश्त करना तलाल के बस में बाहिर था। बहुत महंगा है, बस कोई इतना खास नहीं। वो बामुश्किल मुस्कुराई। अंदर चले, आंटी बोर हो रही होंगी। तुमने खरीदा है या किसी ने गिफ्ट किया है महर? वो बिल्कुल संजीदा दिखाई देता था। ओफो, अब ये क्या पूछने वाली बात है तलाल? वो झंझलाई। दर हकीकत इसे तलाल का बदला हुआ अंदाज बहुत चुभ रहा था। इतना महंगा गिफ्ट कौन देगा भला? वो इसे टालना चाह रही थी। तुम्हारी बहन और कजन बड़ी मुतासिर हो रही थी कुछ देर पहले कि मैंने एडवांस बर्थडे गिफ्ट दिया है तुम्हें, और भी बहुत कीमती। वो तल्ख और चुभते हुए लहजे में बोला तो महरमा सुन रह गई। मैंने किसी को नहीं कहा कि ये तुमने मुझे दिया है, वो बामुश्किल बोली। ये भी नहीं कहा कि ये तुम्हें मोहत आफंदी ने दिया है, तलाल ने तल्खी से कहा। हम फैमिली हैं तलाल, वो कजन है मेरा। अगर मुझे कुछ गिफ्ट करता भी है तो सो व्हाट? फिर ये कि प्रॉब्लम छुप कर देने में है महरमा। तुम्हारे घर में कोई नहीं जानता कि ये मोबाइल तुम्हें किसने गिफ्ट किया है। मुझे भी तुम बताने से हिचकिचा रही हो, तो फिर इस ताल्लुक को मैं किस खाते में डालूं? वो तल्खी से पूछ रहा था। अब बात खुल ही गई थी तो महरमा साफ गोई से बोली। अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम्हें अच्छा ना लगता तलाल। और जहाँ तक घर वालों की बात है तो इन्होंने मोबाइल देखकर खुद ही अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि ये तुमने ही दिया होगा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। ये तुम्हारी गलती है महर, तुमने छुपाना क्यों चाहा? मोहदा फंदी को तलाल के पर्दे में इसकी गलत फहमी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। महरमा की आंखों में नमी उतरने लगी। इसे अपने फाश गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। मोहत और तलाल के दरमियान मौजूद खलीज को पुर किए बिना इसने मोहत का दोस्ती का हाथ थाम लिया था। गलत किया था। इसने सॉरी कर लिया था मुझसे तलाल। इसकी आवाज भर आ गई। ये सॉरी उसे मुझसे कहना चाहिए था महर, और तुम जानती थी कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी तुमने इसका तोहफा कबूल कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आई एम सॉरी तलाल, मैं इसे वापस कर दूंगी। ये मोबाइल मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। महरमा ने इसे यकीन दिलाया, मगर वो लब विंजे तेज कदमों से चलता अंदर की तरफ बढ़ गया। महरमा की आंखें डबडबा गई। जी चाहा हाथ में पकड़कर आईफोन किसी पत्थर पर खींच मारे। सरगुल भाई का दिल दुख गया। जवान बेटी बेवा हो गई, मगर इसकी इद्दत पूरी होने तक इसके जज्बात ही नहीं ख्यालात भी बदल गए। बस करते जरी, अब खत्म करो ये सोग और नहुसत घर से। जरगुल बाई ने नाक चढ़ाते हुए पान की बड़ी मुंह में डाली और चबाते हुए बोली, डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंतजार कर रहे हैं तेरा। अम्मा? जरनिगार ने सूजी हुई आंखों से गुफ्तगी से माँ को देखा। क्या है? क्या अम्मा? क्या अम्मा? मार्फो ट्रैक्टर तो जान खा लेगा मेरी। 4 माह से तेरे घर का खर्चा पानी उठा रहा है इसने सर पीटते हुए कहा। किन अखियों से जरनिगार की उड़ती रंगत देखी और फिर वावले में मजीद इजाफा हुआ। अब तक तो सूद ब्याज भी चढ़ा लिया होगा उस हरामखोर ने। ये लोग भला किसी के सगे होते हैं? तुम जानो और तुम्हारा काम। अम्मा, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से ला लाकर पैसे खर्च करती रही हो। मैंने तो नहीं मंगवाया तुमसे, जरनिगार ने साफ गोई से कहा। तो सरगुल भाई ने अपनी रोने की अदाकारी भूलकर चमक कर बोली, ओहो, तो 4 माह से तुझे और तेरे बेटे को क्या अपनी रांगी बोटियां खिला रही हूँ? या वो तेरा फकता मियाँ डमरिया दबा गया था सहन में? जरनिगार तड़पी। अम्मा, कोई ऐसे याद करता है मरने वाले को? ऐसे वैसे को ऐसे ही याद किया जाता है, वो तंजन बोली। तो जरनिगार ने अज़म से कहा, जो काम वकार की जिंदगी में मैंने नहीं किया अम्मा, वो इसके बाद भी नहीं करूंगी। हराम कर गया है वो मुझ पर, इस बारे में सोचना भी नहीं। ओए मर,
जरगुल भाई ने तहीर के होंठ पर उंगली रखी। ए मैं कहूँ, कौन सा खजाना दबा पड़ा है तेरे पास जिसके बल पे इतना अकड़ रही है कि हलाल हराम का फर्क नजर आने लगा तुझे? वो तो इसकी जिंदगी में ही नजर आने लगा था अम्मा, बस शैतान बहकाता रहता था। अब वो नहीं है तो एहसास होने लगा कि मैं कितनी आसानी से हराम कमाने की राह पर निकल सकती हूँ। इस ख्याल ने ही लर्जा के रखा हुआ है मुझे। मरते हुए के लिए क्या हराम और क्या हलाल, तुझ पर सब वाजिब है जरी। मासूम यतीम बच्चे की परवरिश करनी है तूने। जरगुल भाई ने मस्कीन और हमदर्दाना शक्ल बनाई तो ज़रनिगार ने जर्जरी सी ली। मत बहकाओ मुझे अम्मा, मुझे ही शशो पंज में पढ़कर बहुत बड़ा नुकसान कर बैठी हूँ। वो अर्जरदा थी मगर जरगुल भाई के जहन में कुछ और ही चल रहा था। इसके बढ़ापे का सहारा एक बार इसकी तवील में आ सकता था। अगर ज़रनिगार अपने दिमाग पर लगे जंग को उतार देती तो मैंने कौन सा गलत काम करवाने लगी हूँ तुमसे? गाने के पैसे देकर ट्रैक्टर बस और तुम्हारे भले की ही बात है, बस यतीम का मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। वो बड़ा मानकर बोली तो ज़रनिगार ने संजीदगी से माँ को देखा। अगर तुम वाकई इस यतीम बच्चे को मुश्किल संवारना चाहती हो अम्मा, तो मुझे खुद पर लगा तवाइफ पर ठप्पा उतार लेने दे। मैं एक बेटे की माँ हूँ अम्मा, इसे कोठे पर नहीं बिठाना मैंने, बल्कि जिंदगी की मशीनरी का एक कारआमद पुर्जा बनाना है और इसके लिए हराम की नहीं हलाल की कमाई काम आएगी। बातों से पेट नहीं भरा करते ज़रनिगार, वो गहरे अंदाज में बोली तो ज़रनिगार अफसुदगी से मुस्कुरा दी। जानती हूँ अम्मा, मगर अब ज़रनिगार पुरानी राहों को भूल चुकी है। तुम भी बार बार इसकी राह खोटी करने मत आओ। अरे पागल, सठिया गई है क्या? कौन सा मनसलवा उतरेगा तेरे घर में जो हलाल करके तू और तेरा बेटा खाएंगे? जरा मैं भी जरा सुनो। जरगुल जलाई थी। मैं वकार के भाई को फोन करूंगी अम्मा, इन्हें सारे हालात बताऊंगी। इनका बड़ा प्यार था वकार से। ज़रनिगार की आवाज बर्राने लगी। जरगुल भाई ने नहुसत से सर झटका। दर्द से तड़प तड़प कर मर गया तेरा वकार अफंदी। कोई प्यार करने वाला ना आया इसका इलाज करवाने। भाई वो अलग मामला था अम्मा, मरहूम जाने और इसका घर वाले। मैं एक कोशिश जरूर करूंगी अपने बेटे को इसका जायज हक दिलवाने की। इसने मजमन इरादा जाहिर किया। जरगुल भाई ने इसे ऐसी नजरों से देखा जिनमें तासुफ भी था और तरहम भी। अफंदी हाउस में महज वकार की मौत की खबर का फोन आया और एक कहराम मच गया। आगा जान जो अभी तक अना के ऊंचे तख्त पर चढ़े बैठे थे, इसके सीने पे दराड़ें पड़ गई। इनका लाडला, माँ का सबसे प्यारा बेटा जान से चला गया। नाराज होकर घर से गया और फिर दुनिया से ही चला गया। फरहान अफंदी ने फिलफोर्ड ज़रनिगार से राब्ता किया। घर की हालत मक्किनों की कसमरी चीख चीख कर बोलती थी। वो भतीजे को गले लगाकर ऊंची आवाज में रो पड़े। आगा जान को बताया तो वो सुन से हो गए। इस हरामखोर कोठे वाली ने ऐसे कैसे दफनाया मेरे बेटे को? बाबा जान, बहू है आपकी, बहुत प्यारा पोता है आपका। फरहान ने भारी होती आवाज में इनके जहन को दूसरी तरफ लगाने की सही की, मगर इनकी ज़रनिगार से नफरत और बढ़ गई। वकार अफंदी की मौत की खबर ना देना इसका गुनाह बन गया। आप मुझे ही बता देती, आखिरी मुलाकात ही कर लेते, शक्ल देख लेते इसकी। फरहान ने दुखी दिल के साथ ज़रनिगार से शिकवा किया था। जिंदा की शक्ल देखना तो गवारा ना थी किसी को भाई साहब। मुझे क्या खबर थी कि इसे मरे हुए देखने की आप लोगों को इतनी आरज़ू होगी। दुख से बुलबुलाती बहन करती आवाज। फरहान अफंदी को लगा इसका सीना चढ़ गया है। मेरा कुछ गलत इरादा ना था बाखुदा, मैं जानती थी आगा जान को जरा सी भी भनक पड़ी तो वो मेरे वकार की मैयत उठवा कर ले जाएंगे और मुझे वहाँ दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा। वो एक लिहाज से सही कह रही थी। अब ज्यादती किसके साथ हुई ये फैसला कौन करता? अपनी अपनी जगह दोनों फरीक दुरुस्त थे। फरहान अफंदी ने अपना पूरा जोर लगाया मगर आगा जान अपनी जिद से एक इंच नहीं हटे थे। सदीका भाभी इस मामले में आगा जान की गोया दस्त दराज थी। माँ जी बीमार हुई और वकार का गम सीने में लिए दिनों में चटपट हो गई। आगा जान की जिद ले गई माँ जी को। समरा ने दबे लफ्ज़ों कहा था मगर आगा जान का दिल मजीद पत्थर हो गया। इस खबीस औरत की वजह से मेरे घर का शराजा बिखर गया, तबाही मच गई। मेरी जिंदगी में वो कभी भी इस घर में कदम नहीं रख सकती, इन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया था। फरहान अफंदी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। दलाइल की सारी कटकरी इनके सामने खोल दी मगर इनकी ना हाँ में नहीं बदल सकी। कुछ लोगों के दिलों में मोहर लगा दी जाती है क्योंकि वो हकीकत को दलाइल के बावजूद तस्लीम नहीं करते। निशानियां जाहिर होने के बावजूद वो मुनकर रहते हैं। आगा जान का शुमार भी इन्हीं लोगों में होता था। बेटे और बीवी की मौत ने इनका दिल नरम करने के बजाय मजीद सख्त कर दिया था और वो ज़रनिगार से और मुतनफिर हो गए थे। इनके ख्याल में वही औरत इनके घर की तबाही का बाइस बनी। समरा से मशवरा के बाद फरहान अफंदी ने ज़रनिगार को महाना खर्चा भिजवाना शुरू कर दिया। नुमैर के साथ इनका लगाव फितरी और बेबना था। ज़रनिगार को आगा जान के सामने आना चाहिए। फरहान, ऐसी सारी उम्र बेनाम तो नहीं रह सकती ना वो, और ना ही इसका बच्चा। खानदान इंसान की पहचान हुआ करता है। समरा ने फरहान को नई राह दिखाई। आगा जान तो इसे देखने के भी रवादार नहीं थे। कहाँ इसका घर में दावे से आना। फरहान मायूस थे। पोते को देखकर इनका दिल ना पिघलेगा। फरहान, कितना खूबसूरत बच्चा है वकार का, वो जोश से बोली। मगर फरहान को आगा जान से किसी नरमी की उम्मीद ना थी। अभी तक एक बार भी
उन्होंने नुमैरा अफंदी से मिलने का शौक जाहिर नहीं किया था, बल्कि अफंदी हाउस में जरनिगार का तस्करा करना ही मना कर दिया। सुनने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए इन्फो विद अनम ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 6 हिस्सा नंबर 4।